आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाटक लिखने का व्याकरण, यानी नाटक का व्याकरण। ये हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, नाटक लिखने का व्याकरण। और इससे 3 अंक का प्रश्न सीधा सीधा आता है कि नाटक कैसे लिखा जाता है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं। इससे पहले हमने कविता के तत्व पढ़े थे, और कविता के सबसे नज़दीक होता है नाटक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। बहुत सारी विधाएं हैं साहित्य में, साहित्य में इन्हें विधाएं कहते हैं। कविता, कहानी, नाटक, डायरी लेखन, डायरी के पन्ने भी हैं आपके उसमें एक चैप्टर, डायरी लेखन। और उसके अलावा कोई भी, जैसे आप विधाएं, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, या फिर कोई संस्मरण पढ़ रहे हैं, ये सब विधाएं होती हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो विधा इससे पहले आपने पढ़ी थी, कविता। कविता में सबसे ज़्यादा किसका रोल था, किसकी भूमिका थी? शब्दों की। ठीक है, शब्दों की भूमिका थी। और कविता बिना शब्दों के नहीं बन सकती। कविता में शब्द सबसे जरूरी थे, और शब्दों से खेलना हमें आना चाहिए था, ये बताया था मैंने, यानी प्ले विद द वर्ड्स। इस पे बात हुई थी। अब कविता के सबसे नज़दीक जो चीज़ है वह है नाटक। 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है ये अलग से। ठीक है, क्या प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, कि कविता के सबसे नज़दीक कौन सी विधा है? तो कविता के सबसे नज़दीक कौन सी विधा है? नाटक है। ये समझना है। यानी कोई ये सोचेगा कहानी सबसे नज़दीक नहीं है। जो एक अच्छा कवि होगा वो एक अच्छा नाटककार भी हो सकता है। जो अच्छे कवि होते थे वो अच्छे नाटककार भी होते थे। जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। आत्मकथ्य कविता चलती थी उनकी, एक 10th में पढ़ी थी। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है, अपनी उलझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये कविता उनकी थी। तो सबसे नज़दीक जो थे वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद कवि थे, और साथ साथ में वो क्या थे? नाटककार थे। ठीक है ना। एक बार पॉज करना है। जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक है ना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक है। तो स्कंदगुप्त में क्या है कि जैसे नाटक चल रहा है, उसमें डायलॉग्स हैं, संवाद हैं, और उसके बाद फिर बीच बीच में कविताएं हैं। ठीक है। नाटक जो भी होते थे, ऐसे नहीं कि नाटक लिख दिया गया, उसके बीच बीच में उन्होंने कविताएं डाली हैं, बीच बीच में गीत भी डाले हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गीत जो जयशंकर प्रसाद के थे वो नाटकों में ही लिखे उन्होंने, नाटकों में गीत थे। और बाद में तभी ना, जब नाटक से धीरे धीरे फिल्में विकसित हुई, पटकथा लिखी गई, तो उसमें आपने देखा होगा फिल्मों में भी बिना गीत के कोई फिल्में नहीं होती हैं। अब स्टोरी कुछ भी चल रही होगी, और अक्सर वो गीत और ज़्यादा ध्यान से लोग सुनते हैं या देखते हैं जो स्टोरी के साथ साथ चलता है। कभी आपने देखा होगा स्टोरी चल रही होती है, उसी से रिलेटेड कोई गीत आ जाता है तो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय उसके कि स्टोरी कुछ और चल रही है, अचानक नाचने गाने वाले आ गए, वो बैंड बाजा इधर से बजने लगा, साइड से लोग नाचने लग गए, अचानक ऐसा हो गया, उसको ज़्यादा लोग महत्व नहीं देते। लोग अगर वो स्टोरी के साथ साथ चल रहा है वो ठीक रहता है, नहीं तो अगर अतिरिक्त कोई गीत डाल दिया तो वो बाधा डालता है। तो किसी भी नाटक को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो होती है, सबसे पहले समय का बंधन। ये सबसे पहले आप नोट करिएगा कि नाटक के जो जरूरी तत्व होते हैं, नाटक के जरूरी तत्वों में सबसे पहले है समय का बंधन। इसको नोट करेंगे। बिना समय के बंधन के एक अच्छा नाटक नहीं लिखा जा सकता। एक नाटककार को सबसे पहले किस पर ध्यान देना होता है? समय के बंधन पे ध्यान देना होता है। एक निश्चित समय में नाटक समाप्त होना चाहिए। जब वो शुरू से लेकर नाटक लिख रहा है अंत तक, तो उसको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? समय के बंधन का ध्यान देना पड़ता है। यानी एक निश्चित समय सीमा पर उसे वो नाटक खत्म करना पड़ता है। अगर वो नाटक लिखना शुरू करा और उसको अंत नजर नहीं आ रहा, उसका अंत कैसे करना है नजर नहीं आ रहा, लोग बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, थिएटर है, उस पर मंच पे नाटक चल रहा है, मान लो अंत समझ में नहीं आ रहा कैसे करना था, और अंत बढ़ाते बढ़ाते खींचते खींचते 4-5 घंटे का नाटक लिख दिया, तो 4-5 घंटे तक क्या कोई बैठा रहेगा वहां पे नाटक देखने के लिए? नहीं। तो 2-2.5 घंटे के अंदर एक नाटक क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जितनी आजकल फिल्में आती हैं ना, 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा, तो नाटक भी थिएटर में जब होते हैं लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर हो जाते हैं खत्म। अब नाटक में कितने अंक होते हैं ये सवाल उठता है। नाटक में जो दृश्य होते हैं, बदलते हैं ना दृश्य बीच बीच में, और फिर कई बार पर्दा गिरता है, अंदर दृश्य कुछ बदल दिया जाता है, ऐसे करके जो हम अक्सर स्कूल में करते हैं ना स्टेज में, वो नाटक नहीं होते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब तुमसे पूछा था कि कहाँ देखे नाटक, स्कूल में देखे, तुमने कहा ना स्कूल में होते ही नहीं नाटक, स्कूल में नाटक नहीं होते। हालांकि ये सब कई बार वैसे नाटक होते हैं, बात अलग है। ठीक है। स्कूल में जो होते हैं ना, ये कहलाता है एकांकी, 1 अंक वाले होते हैं।
ये आपने देखा होगा मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट के होते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई पर्दा बार बार गिरता है, कोई स्टेज से उठाकर बार बार चीजें चेंज करते हैं, कोई दृश्य चेंज करते हैं, पीछे नहीं करते हैं, 2-4 कुर्सी कभी कभी इधर उधर रख देते हैं, बस हो गया। तो एक ही अंक में हो जाता है, वो एक ही अंक है पूरा, उसमें हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे एक अंक वाला यानी एकांकी कहते हैं। एकांकी और नाटक में ये अंतर है। और उसी का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, फिर नाटक हो जाएगा। यानी नाटक में होते हैं 3 अंक। नाटक में कितने अंकों का होना जरूरी है, 3 अंक होते हैं नाटक में, सीधी सी बात। और लगभग जो पुराने सबसे पहले अगर नाट्य जिन्होंने लिखा, नाटक जिन्होंने लिखा, संस्कृत में नाटक लिखे गए तो आप जानते ही हो, नाट्य शास्त्र माना जाता है शुरुआती ग्रंथ नाटकों का। क्या माना जाता है शुरुआती, ये भी एक एक नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कभी कभी ये प्रश्न। नाट्य शास्त्र माना जाता है, ठीक है, जो कि लिखा भरत मुनि ने। कौन इसके रचयिता थे, भरत मुनि। शुरुआत में ये आई, ये जब नाट्य शास्त्र आया और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि नाटक किस तरह से लिखे जाने चाहिए। संस्कृत के नाटक उसके बाद लिखे गए। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रमुख नाटक रहा, रघुवंश महाकाव्यम कालिदास का रहा, ठीक है, बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए। और धीरे धीरे लोगों ने उसको अनुसरण करना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, हिंदी में नाटक लिखे जाने शुरू हो गए, ठीक है। अब हिंदी में जब नाटक लिखे गए तो हिंदी में नाटकों के लिए आपने मेन चीज जो याद रखनी है, 3 अंक होते हैं और लगभग 48 मिनट का एक अंक होता है, लगभग। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो होते हैं नाटकों में, वो वस्तु स्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से, लेकिन लगभग 48 मिनट का एक नाटक होता है। और अगर आप अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 × 3, मैथ्स वाले बताओ जल्दी, 144, ठीक है। और 144 हो गया, 144 मिनट, तो लगा लो, इसको बदल लो, कन्वर्ट करो, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे और कितने 24 मिनट, तो लगभग वही 2.5 घंटा। वही तो मैं कह रहा था, 2-2.5 घंटे का नाटक होगा। और इतना नाटक होगा, वो थिएटर में होगा, दर्शक भी आराम से देखेंगे और बहुत अच्छा उन्हें आनंद आएगा, आनंद आना चाहिए, बोर भी नहीं होंगे, उतने में खत्म हो जाना चाहिए। तो लगभग एक नाटक इतने समय का होता है। तो और पहला पॉइंट मैंने बताया, नाटक के प्रमुख तत्वों में, नाटक में किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसे करके प्रश्न भी आता है। तो सबसे पहले किसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, समय को। अगर नाटककार ने समय को फॉलो नहीं किया, अगर उसने समय सीमा के हिसाब से उसको नहीं लिखा, तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसके नाटक को कोई देखने नहीं जाएगा। फिर वो उसको पहले से पता होगा दर्शकों को 5-6 घंटे तक चलने वाला है, तो कोई जाएंगे नहीं लोग देखने के लिए, ठीक है। और बहुत संक्षिप्त होगा, बहुत छोटा होगा, तो लोग जब तक उससे एक अपना संबंध बनाते हैं नाटक से। नाटक देखते देखते और फिल्म देखते देखते भी अक्सर ऐसा होता है कि उसमें जो उसके पात्र होते हैं ना, फिल्मों के भी या नाटक के, तो लोग अपना एक संबंध स्थापित करते हैं उससे। वो थोड़ी देर बाद सोचने लगते हैं, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता या ऐसा हो सकता था। कई बार ऐसे पात्र में कोई अपने आसपास का पात्र वो सोचने लगते हैं, उनको लगने लगता है ऐसा। तो ये संबंध ना अगर बहुत कम होगा, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, तो जब तक वो उससे स्टोरी से अपना संबंध बनाने लगेगा, तब तक वो खत्म हो जाएगा, तब भी उसे आनंद नहीं आएगा। धीरे धीरे उस नाटक में डूबना शुरू करता है दर्शक, और तब जाके ये 2-2.5 घंटे का वो आराम से देखता है, आनंद आता है उसे। तो नाटक में 3 अंक होने चाहिए, लगभग 48 मिनट का एक अंक होता है। और समय का बंधन इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा है शब्द। अभी मैंने आपसे कहा था कि कविता के सबसे निकट होता है नाटक, कविता के सबसे निकट है नाटक। और कविता में शब्दों का महत्व था, तो नाटकों में भी किसका महत्व है, शब्दों का महत्व है। और नाटक में शब्द जो होते हैं ना, कई बार वो शब्द ऐसे होते हैं बहुत कम, मतलब 100 बातों की एक बात। ये कविता में भी मैंने बताया था। कविता में भी क्या होता है, कई बार बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। आपने देखा होगा, बहुत छोटी कविता होती है, लेकिन उसका भावार्थ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। छोटी बात को बड़ी बात में कह देना। तो नाटकों में तो ऐसा और ज्यादा होता है। नाटकों में तो आप किसी बात को, और जैसे कहानी है, कहानी में विस्तार से होगा, कहानी पढ़ी आपने, कहानी असल में घटित हो रही होती है भूतकाल में। जैसे कहानी कोई ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित होगी, सपोज आप कोई पुरानी कहानी पढ़े, आप अकबर के बारे में कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो अकबर है नहीं ना अभी, अकबर के बारे में आपने कहानी पढ़ी, कब पढ़ी, भूतकाल की कहानी पढ़ी, खत्म हो गई। आप कोई भविष्यकाल की कहानी पढ़ रहे हो सकते हैं, 2050 की घटनाओं के बारे में कभी आ जाता है, ऐसा स्पेसशिप बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पढ़ रहे होते हैं भविष्यकाल के बारे में। कभी ऐसा भी होता है कहानी आगे की होती है, कभी कहानी पीछे की होती है। नाटक कहाँ का होता है, हो सकता है नाटक में कहानी कहाँ की ली हो,
भूतकाल के लिए हो सकता है नाटक में कहानी कहाँ के लिए हो, भविष्य काल के लिए हो, लेकिन नाटक कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाटक की, और कहीं नहीं होती है ये, न कविता में होती है, न कहानी में होती है, और विधाओं में नहीं होती है चीज। कविता आपने पढ़ी, कहानी आपने पढ़ी, आप समझ गए भूतकाल की कहानी थी, आपने उस समय के दृश्यों को मन में ऐसे सोचा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन नाटककार के लिए कितना कठिन है, उसको तो वर्तमान में करना है। कहानी पढ़ी आपने, खत्म हो गई, ठीक है। कहानी का जो सीमा होती है वहीं तक होती है। कहाँ तक? कहानी आपने शुरुआत से पढ़ी, कहानी खत्म हो गई। कविता आपने शुरुआत से पढ़ी, खत्म हो गई, वहीं तक सीमा है। किसी की भी आप कोई भी विधा देख लो, चाहे आप साक्षात्कार, डायरी, लेकिन आपने पढ़ी, खत्म हो गई, वहीं तक है। नाटक आपने पढ़ा पहले, फिर डायलॉग डिलीवरी उसकी सीखी, उसके डायलॉग बोलने का अंदाज सीखा, संवादों का अंदाज सीखा, पढ़ा नाटक। क्या नाटक पढ़ने तक खत्म हो गया? नहीं हुआ। नाटक कब खत्म होगा? जब उसका क्या किया जाएगा? मंचन बोल देंगे उसको, मंच पे जो करेंगे। अभिनय किया जाएगा, जब उसमें एक्टिंग की जाएगी। जब आपने खाली संवाद पढ़ लिए, स्टोरी पढ़ ली, नाटक की पूरी समझ गए कहानी क्या है, आपने डायलॉग्स पढ़ लिए, तो क्या नाटक खत्म हो गया? नहीं हुआ। नाटक के जब संवादों का मंचन किया जाएगा, मंच पर जब उसे अभिनीत किया जाएगा, एक्टर जब अभिनय करेंगे वहां पर, तब नाटक होगा। और वही नाटक की असली बात है कि नाटक, कहानी चाहे वो भूतकाल की हो, चाहे कहानी कहाँ की हो, वो भविष्य काल की, उसको पटकथा कहते हैं। एक तरह से पटकथा भी कह सकते हो आप उसको, आप उसका कह सकते हो, वो है प्लॉट। नाटक के लिए कोई प्लॉट चाहिए एक कहानी का, ठीक है। वो चाहे भविष्य काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि उसे वर्तमान काल में घटित होना, वर्तमान काल में किया जाएगा। इसीलिए नाटक थोड़ा औरों से अलग है, और नाटककार को इसीलिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब वो किसी काल को दिखा रहा होता है ना, मान लो वो अकबर के समय के काल को दिखा रहा है, मान लो वो राजपूतों के समय के काल को दिखा रहा है, राणा प्रताप के, तो उसे पूरी वेशभूषा भी पात्रों की उसी समय के हिसाब से रखनी पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी कि आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से वो रख देगा। वो सब आप देखना, उस काल की चीजें ढूंढ के लाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ऐतिहासिक विषयों पर फिल्में बनाते हैं, वो भी उस समय के मैदान, उस तरह के मैदान ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसपास वो माहौल लेकर आते हैं वो चीजें। अब मान लो कहीं पर उसने कोई ऐसी चीज दिखाई, गलती से वहां पर हीरो होंडा बाइक साइड में खड़ी है, और वो चीज तो वो सड़क का उस समय का दिखा रहा है, फिर वो गलत हो गया। उस समय जो चीजें चलती थी, उसे बैलगाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, चाहे वो उस तरह की बनवाए, चाहे उस तरह की चीज बनवाए पुरानी। आपने देखा होगा फिल्मों में। और कभी कभी गलती भी कर जाते हैं वो, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, फिल्म नहीं होती है और उसमें कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। किसी फिल्म में देखना गलती रह जाती है, ठीक है। तो नाटकों में बहुत ध्यान से नाटक थिएटर पर मंचन किया जाता है। जो उसके निर्देशक होते हैं बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, वो बड़े ध्यानपूर्वक नाटक की कई महीनों तक तैयारियां करते हैं, उसकी मंच सज्जा की। उसमें जो केवल लाइट होती है ना, जो उसमें लाइट प्रकाश डाला जाता है अलग अलग तरह से, उसका ही प्रकाश का ही उसमें इतना सारा संयोजन होता है। उसके लिए अलग से लोग होते हैं, उसकी अलग से उसका कोर्स ही होता है पूरा लाइट का, केवल लाइट डालने का कोर्स अलग से पूरा, वो भी 3-4 साल का सोचो। और उसके हिसाब से वो उसमें रंगमंच की सज्जा पूरी होती है। जो भी मंच है थिएटर का, कपिल शर्मा का आप शो कभी देखते हो जैसे, तो उसमें बहुत सारी लाइटें, वो आपको दिखाते भी नहीं है उतनी, दिखाते तो केवल उतना हिस्सा है जो सजाया हुआ है, लेकिन ऊपर से पूरी लाइटें उसमें अलग अलग पड़ती रहती हैं। कई बार देखना आप ऐसे केबीसी में आप देख लो कितनी तरह की लाइटें पड़ती है, घूमते हैं, वो केवल वो बाकी लोग हल्के उसमें दिखाई देते हैं अंधेरे में जैसे, और केवल उनपे लाइट पड़ती है। ये सब ये रंगमंच के जो प्रकाश संयोजन बोलते हैं इसे, उस लाइटिंग का कमाल है। जो लाइटिंग की होती है ना वहां पे, उस लाइटिंग का कमाल होता है, ठीक है। तो नाटक के लिए बहुत सोचना पड़ेगा नाटककार को। नाटकों में क्या होता है ना, जब कोई नाटक पढ़ेंगे आप, तो उसमें ब्रैकेट में लिखी होती हैं चीजें। आपने जैसे इससे पहले एकांकी पढ़ा था, रीढ़ की हड्डी 9th क्लास में, उसमें भी ब्रैकेट में उसके निर्देश लिखे थे कि वो जो नौकर है वो सोफा खिसका कर इधर रखता है, वो पलंग पकड़ कर ले जाता है, फिर वो दरवाजा हल्के से खोलकर आता है। ये सब चीजें ब्रैकेट में लिखी होती हैं, हर चीज, पूरे निर्देश। और फिल्मों के जो स्क्रीन प्ले वगैरह होते हैं जो भी, उनमें भी लिखा होता है। रजनी पिछली बार पढ़ा आपने, रजनी में हर चीज लिखी थी कि रजनी अब ऐसा करती है ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में वो चीजें लिखी होती है, पूरे निर्देश। ये सब किसको सोचने पड़ते हैं? नाटककार को। तो जो नाटककार होता है वो एक अच्छा संपादक भी होना चाहिए।
संपादक का क्या काम है? अभिव्यक्ति माध्यम में पहले भी पढ़ा आपने। संपादक चीजों को काट छांट कर फिर आके उसको केवल अच्छी चीज को आगे जाने देता है। एक तरह से देखो तो आरओ की तरह, आजकल जैसे आरओ लगे होते हैं ना घर में, वो अच्छे पानी को बस वहां से जाने देगा, बाकी आरओ की तरह काम करता है सीधे सीधे वो संपादक, है ना। वो केवल अच्छी चीजों को मतलब छटनी करके केवल जो कूड़ा कचरा है वो ऊपर ही रहने देगा, वो उसको आगे जाने देगा। तो नाटककार का काम एक संपादक का काम भी है। वो हर सीन को बताएगा, उसमें कट टू कट सीन बताएगा कि इस सीन से इस सीन तक, यहाँ तक कि जब उसकी शूटिंग होती है, कभी शूटिंग देखने का मौका मिले तो उसमें वो एंगल भी बताते हैं। जैसे ये इस दरवाजे से आएगा, उसके बाद 45 डिग्री पे खड़ा होगा क्योंकि कैमरा उधर से उस पर पड़ रहा है। उसके बाद वो बैठने के लिए चेयर दाईं ओर से खींचेगा। ऐसा नहीं कि चेयर उनको सीधे बता दिया तुम यहाँ पे से आओगे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो नाटककार ने सब चीजें लिखी होती हैं, स्क्रीन प्ले लिखने वाले ने। कुर्सी खींचेगा तो अपने दाईं ओर से खींचेगा कि बाईं ओर से खींचेगा, कितनी सीधी खींचेगा, कितनी तिरछी, और कैसे बैठेगा, ये सब बताया जाता है। ये सब ब्रैकेट में लिखा होता है सारी चीजें। ये सब नाटककार के काम। नाटककार एक अच्छा संपादक होना जरूरी है। तो दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी कि एक चीज उसमें होनी चाहिए समय का बंधन, और दूसरा शब्द। बिना शब्दों के नाटक नहीं होते। कई बार बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। अगर वेस्टर्न हम नाटककारों की बात करें तो आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर का नाम, ठीक है। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है हेमलेट, ठीक है। वैसे तो उनके सारे प्रसिद्ध हैं, फिर भी एक हेमलेट है। वैसे आपने शायद जूलियस सीजर वगैरह ये सब पढ़ा हो। तो हेमलेट जो है उसका एक फेमस डायलॉग है, यहाँ पे लिखा है मैंने इसके, वो टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हो? टू बी और नॉट टू बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती हैं, हेमलेट में वो कहते हैं दो ही तरह की चीजें होंगी, दो ही बातें होंगी, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो हो सकता है वो होगा, वो हो सकता है, आगे चल के हो भी सकता है, और हो सकता नहीं हो सकता है तो नहीं भी हो सकता है। दो भागों में बांट दिया उसने, टू बी और नॉट टू बी। फेमस डायलॉग कि व्यक्ति जिंदगी में इसी संशय में पड़ा रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोनों में से एक चीज तो होनी है, कोई चीज या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये छोटी सी बात में, एक डायलॉग में उसने बहुत सारी बातें कह दी उसमें। उस नाटक को जब आप पढ़ोगे कभी तब आपको पता लगेगा। और स्कंदगुप्त आपका नाम सुना होगा, गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक था। स्कंदगुप्त जब जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उसमें एक डायलॉग लिखा उन्होंने, अधिकार सुख कितना मादक और रसहीन है। सिर्फ एक डायलॉग लिखा, उससे पूरी स्टोरी पर उस पर नजर पड़ती है। डायलॉग दोबारा बताता हूं, उसमें जो लिखा, अधिकार सुख कितना मादक और रसहीन है। अधिकार सुख यानी जब हमें अधिकार मिल जाता है ना किसी पे अधिकार जताने का, हम जब कोई ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों पे अधिकार दिखा सकते हैं, अधिकार जता सकते हैं, तो जो उसका सुख होता है कितना मादक, कितना नशीला होता है, कितना अच्छा लगता है इसको किसी को ऑर्डर देना, अगर इसको सोचो आप, अधिकार सुख पाना। और कितना रसहीन है, रसहीन भी कहते हैं साथ में, वो कहते हैं उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप देखना कोई एक ही व्यक्ति अधिकार से रह रहा है, अधिकार सब पे जता रहा है अपना, तो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, उससे किनारा करते हैं, उसके सामने तो पढ़ना ही नहीं है। रसीन भी हो जाता है धीरे धीरे, उसमें कोई भावनाएं तो गायब हो जाती हैं अधिकार सुख जब आता है। तो ये इस डायलॉग से, इस संवाद से पूरे नाटक के बारे में प्रकाश आ जाता है, उसमें पूरे नाटक पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें, तो शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द जितने कम शब्दों में अपनी बात वो रख सके वहां पे नाटक में, उतना अच्छा है। और तीसरा इसमें होता है कथ्य। तीसरा नोट करिएगा, कथ्य। कथ्य का मतलब है जो कहा जाए वही कथ्य है। जो भी सिंपल कथ्य, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, वैसे कथ्य और शिल्प ये हमने कविताओं में भी पढ़े थे, शिल्प सौंदर्य में पढ़ा था। कथ्य जो है ना, सिंपली जो कहा जाए वो कथ्य है। नाटक में कुछ कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाटक में कितने कम शब्दों में अपने अपनी बात कह दी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कथ्य जो होता है ये नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कहानी को कैसे रखा जाए सामने, कहानी को कैसे समेटा जाए, उस नाटक में बातों को कैसे कहा जाए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बातों को जितने प्रभावशाली ढंग से कहोगे आप, उतना फायदा है। आपने सुना होगा नुक्कड़ नाटक, कहीं पर भी ऐसे सड़क में ऐसे
सबकी सेम ड्रेस होती है और उसके बाद वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, तालियां वालियां बजा के फिर लोगों को आकर्षित करते हैं। कभी कभी वो ढपली बजाते हैं, फिर लोगों को आकर्षित करते हैं। तो उसकी अलग शैली है। देखो उसमें वो जोर जोर से बोल रहे होते हैं, कोई माइक नहीं होता उनके पास, केवल वो ऐसे ही होता है, बोलकर होता है। और वो कैसे होता है, आजकल के मुद्दों पर होते हैं नुक्कड़ नाटक। जो उस समय जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं ना, जैसे सफाई अभियान चल रहा है तो सफाई अभियान पर होगा। अगर ये ज्यादा चल रहा है, कोविड-19 की बात चल रही है, तो कोविड-19 को लेकर आजकल नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी उस समय मुद्दे चल रहे होते हैं, समसामयिक मुद्दे, करंट ज्वलंत मुद्दे, उन पर होता है, करंट टॉपिक्स पर। तो वो नुक्कड़ नाटक की अपनी विशेषता है। नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक अगर बिल्कुल आजकल के मुद्दों पर होगा ना, तो वो हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दे तो गायब हो जाते हैं। जैसे मान लो कभी डेंगू चला, हो सकता है आज से 10-12 साल बाद डेंगू हो ही ना, तो क्या वो नाटक फिर काम आएगा? नहीं आएगा। तो नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं ज्वलंत मुद्दों पे। नुक्कड़ नाटक और नाटक में अंतर बता रहा हूँ। लेकिन जो नाटक होते हैं ना, वो पुराने ऐतिहासिक घटनाओं पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पुरानी घटनाओं पर या कोई इन फ्यूचर होने वाली घटनाओं पर दिखाना, बस हमने उसे वर्तमान में है। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नाटकों में लिया जाता है जिससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो। मतलब आज अगर सही है वो नाटक, तो आज से वो 50 साल बाद भी सही रहेगा। ऐसा एक नाटक अगर हम देखें, एक गीति नाटक बोलते हैं उसे, वो गीत गा गा कर नाटक है, वो मतलब गीतों में नाटक है, कोई डायलॉग ऐसा नहीं है उसमें, गीतों में बात हो रही है। वह अंधा युग, उसका नाम है अंधा युग। और ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती का आपने कुछ पढ़ा है अभी? कौन सा चैप्टर था, याद आ रहा है? मैं जीजी से कहता था कि पानी की बर्बादी मत करो। उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली। कौन सा चैप्टर है? काले मेघा पानी। ठीक है, तो काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का एक गीति नाट्य है, गीति नाट्य बोलते हैं उसको, गीतों में बात हो रही है पूरे नाटक में, वह अंधा युग। ये भी बड़ा अलग अब नाम है, इसको नोट भी कर लीजिए। अंधा युग प्रमुख गीति नाट्य है और धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कथ्य, कथ्य पर यानी जो कहा जाए। उसके बाद चौथा है संवाद। चौथा क्या है? संवाद। यानी डायलॉग्स की बात होती है। बिना डायलॉग्स के कोई नाटक हो सकता है? नहीं हो सकता। नाटक में संवाद जरूर होते हैं, और ये संवाद कहानी के लिए जरूरी नहीं होते, उपन्यास के लिए जरूरी नहीं होते, कविता में तो होते नहीं। ठीक है, लेकिन संवादों का होना जरूरी है। किस में होना जरूरी है? नाटक में होना जरूरी है। और संवाद भी कैसे होते हैं? अक्सर कि 2 विरोधाभास जताने वाले, मतलब 2 विरोधी लोग जरूर होंगे नाटक में, तब नाटक में मजा आता है, तभी उसमें आनंद है। जैसे एक आप जानते हैं हीरो होगा किसी भी फिल्म में, नाटक में, एक क्या होगा? विलेन प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यानी एक सकारात्मक व्यक्ति होगा और एक नकारात्मक होगा। ठीक है, दोनों के बीच में बहस होगी, वो नाटक को आगे बढ़ाती है तब, या फिल्म को आगे बढ़ाती है किसी। ठीक है ना, इसके विचार अलग होंगे, उसके विचार क्या होंगे? अलग होंगे। हमेशा ये मान लो ये क है, ये ख है, क का विरोधी होगा ख, तभी नाटक आगे बढ़ेगा। अगर क का ख विरोधी नहीं है तो क और ख क्या होंगे? दोनों मिलके रहेंगे। तो किस बात का नाटक? फिर वो कहाँ बढ़ेगा? फिर मिलके रहेंगे खुशी खुशी। अगर फिल्म ना कोई, उसमें कोई ज्यादा कुछ ना हो, 15 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया, लड़के का पिता भी मान रहा है और लड़की का पिता भी मान रहा है, दोनों मान गए, दोनों, कोई भी फिल्म आप ऐसी देख लेना है, नाटक देख लेना, दोनों मान गए, कोई उसमें विलेन वाला काम किसी ने नहीं किया, दोनों मिल गए 15 मिनट में, फिर तो जरूरत ही क्या है उसकी ज्यादा फिल्म बनाने की, आगे चलेगी नहीं हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आप देखना कोई अमीर परिवार का दिखा देते हैं, फिर वो दूसरा जो होगा वो गरीब परिवार का होगा। अगर गरीब परिवार का सीधा है तो अमीर परिवार वाला गुंडा निकल आएगा। ठीक है, कोई ना कोई, फिर वो दोनों की बहस होगी आपस में, फिर वो कहानी आगे बढ़ेगी। कोई सिंपल स्टोरी भी चल रही है, किसी भी स्टोरी में कोई ना कोई नकारात्मक ऐसा विचार आ जाता है या नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, आप देखना। ठीक है ना, और साउथ की तो हर फिल्म में होता है ऐसे, दक्षिण भारत की आप कोई फिल्म देख लो, उसके बिना होती नहीं इस पूरे मसाले के वो। और मुंबई में भी ना जितनी फिल्में शुरू में बनी, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड ही कहते हैं ना उसको, बॉलीवुड की बात करें तो उसमें जितनी भी फिल्में शुरू में बनी, उसमें पारसी थिएटर का प्रभाव था। पारसी, इसको नोट करो, पारसी थिएटर का प्रभाव था। और पारसी थिएटर में खास बात वही होती थी कि बीच बीच में शेरों शायरियां इस्तेमाल करते थे डायलॉग्स में, बीच बीच में शेर शायरी, बीच बीच में कोई गीत बना देंगे ऐसे ही,
गीत ऐसी तुकबंदी वाला उसका कोई अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन तुकबंदी वाला कोई गीत बना देंगे। और उसको ऐसे करके, एक वो गाना है, पुराना गाना ना, न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, क्या नाम है उसका, कोई गीत ऐसे याद आ रहा है आपको? कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, ऐसा कुछ गाना है, पुराना गाना। दिल का दरिया नहीं, दिल वो है, बताता हूँ, दिल का हाल सुने दिल वाला, ठीक है, गाना है ना। ये पारसी जो थिएटर उसमें चलता था, उसी बेस पे बन गया। उसमें खाली वो एक डब्बा सा है, उसको बजा रहा है, वो बजाते बजाते गाता है वो, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, ऐसे करके वो गाता है। पुराना गाना है बहुत, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि वो पारसी थिएटर की जो प्रवृत्ति थी ना, वो आ गई उसमें। और बहुत सारे, एक नाटक है चोर निकल के भागा, मृणाल पांडे उसके राइटर हैं, और चोर निकल के भागा उसका नाम है। उसमें क्या होता है, वो शुरू में ऐसे गाते ही आते हो, जजंत्रम अमंत्रम टाइप का ऐसे, हाँ, परंपरा परंपरा, उनको एक कोई बाबा हैं, उनके ऐसे एक पुड़िया रहती है, मंत्र रहता है और एक पुड़िया रहती है, शुरू में गाते ही आते हो, परंपरा 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 ऐसे करके कुछ बना रखा है गाना उसमें। उसके बाद वो मंत्र की पुड़िया देते हैं उसको, और पारसी थिएटर स्टाइल में अति दिखाते हैं उसमें, पारसी थिएटर में अति। वो क्या कहते हैं, इसमें एक मंत्र है, इसको जिस पे छिड़कोगे, इसमें महिमा है, अणिमा और महिमा नाम की सिद्धियां हैं, जिस पे छिड़कोगे वो बहुत छोटा बन जाएगा, और उसके बाद दोबारा छिड़कोगे दूसरी वाली पुड़िया से, तो वो फिर जितना बड़ा हो उतना बड़ा बन जाएगा। तो ये लोग चोर निकल के भागा में ये प्लान बनाते हैं, चोर होते हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा होता है, तो ये उस पुड़िया के सहारे ताजमहल चोरी करने की सोचते हैं। तो वो ताजमहल में छिड़क के उसको छोटा माचिस की डिब्बी जितना बना लेते हैं, जेब में रखते हैं और भाग जाते हैं। अब उसको बड़ा करेंगे कहाँ पे और कैसे उसको बेचेंगे, ये टेंशन हो जाती है उन्हें। उसको लेके नाटक था, तो पूरा पारसी थिएटर पर आधारित। तो नाटक धीरे धीरे वहां से बनना शुरू हुए, पारसी थिएटर से ही शुरुआत हुई एक तरह से हिंदुस्तान में, तो भारत में नाटकों की, ठीक है ना। तो नाटक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है संवाद, और संवाद में भी क्या जरूरी है कि विरोधी संवादों का होना, मतलब एक की दूसरे से बहस, और नकारात्मक चरित्रों को नाटककार प्रमुखता देते हैं। ये लाइन जरूर नोट करिएगा, ठीक है, कि जो नाटककार होते हैं ना, वो ज्यादातर किनको इंपॉर्टेंस देते हैं, किनको महत्वपूर्ण मानते हैं, वो नकारात्मक चरित्रों को। वो अगर बात हो रही है जैसे किसी राम और रावण के बीच में उन्हें नाटक बनाना है, लिखना है, तो वो रावण को ज्यादा, रावण पे लिख देंगे, वो कुछ रावण को लेकर कोई नाटक बना देंगे। एक नाटक तुगलक है, तुगलक में समस्याओं को दिखाया गया धीरे धीरे ऐसे। और कई सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई फिल्म आई थी, वो भी इस तरह के नाटकों पर, शाहरुख खान की थी फिल्म या किसी की थी वो, जिसमें रोबोट वाला कुछ था, वो रावणी नाम था शायद उसका, उसमें भी दिखाया था, उसमें भी था ऐसा, ठीक है। और उससे पहले वो जो रजनीकांत की फिल्म आई थी वाली रोबोट, जिसमें वो बना था, उसमें भी आपने देखा होगा ना, नेगेटिव चरित्र को उन्होंने बहुत उभारा था, उसका बहुत कुछ दिखाया था, उसने आतंक मचा दिया। हीरो का तो बस लास्ट में वो सही कर देता है चीजों को, और शुरू से सही करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी फिल्म में कौन छाया रहता है, वो जो नकारात्मक चरित्र है। एक फिल्म आई थी रितेश देशमुख की, एक विलेन थी शायद, एक विलेन में किसको प्रमुखता दी गई है, वही नकारात्मक चरित्र को, नाम ही एक विलन है, उसी को प्रमुखता दी गई। और भी बहुत सारी लोग, असल में क्या होता है ना, जब नकारात्मक चरित्र को प्रमुखता दे रहे होते हैं, उन नाटकों को बड़े ध्यान से देखते रहो कि इस इतनी बड़ी बुराई का अंत कैसे होगा, उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। इतनी बड़ी बुराई है समाज में, इसका अंत कैसे होगा, इस नकारात्मकता का अंत कैसे होगा, और उसको अंत दिखाना, ये बड़ी जीत हो जाती है फिर उसकी नाटककार की। इसलिए ज्यादातर ऐसा करते हैं, और विरोधी कथन हमेशा रखते हैं, मतलब अगर कोई सही बात कह रहा है, उसका एक कोई ना कोई उसका विरोध करने वाला आ जाएगा नाटक में, ठीक है। तो 4 चीजें जो हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट, समय का बंधन, शब्द, कथ्य और संवाद, ठीक है। और 3 अंक होते हैं नाटक में, ये आपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज और नोट कर लीजिए इसमें, देखिए, नाटक ही एक ऐसी विधा है, इस बात को जरूर लिख दीजिए, नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है,
ठीक है। और एक पॉइंट और लिखेंगे बस इसमें कि नाटककार क्या करता है ना, पहले घटनाओं का चुनाव करता है, पहले घटनाओं का चुनाव करेगा। ऐसा नहीं कि वो लिखते रहेगा और आगे कहानी बनाते रहेगा, ऐसा करेगा तो वो डेली सोप जो आते हैं आपके, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा टाइप की समझ लो, उसमें वो कहानी जैसे आज मान लो कुछ है, अभी क्या था हाल में वो करवा चौथ, तो उस दिन वो एपिसोड में क्या दिखा देंगे, करवा चौथ की तैयारी कर लेंगे। किसी दिन दिवाली, अभी दिवाली आने वाली है, फिर वो दिवाली की नाटकों में आपने देखा होगा वो कहानी कैसे लिख रहे हैं, जैसे जैसे चलता जा रहा है वो नाटक कहानी लिखते रह रहे हैं। लेकिन नाटककार का दायित्व तो क्या है, नाटककार क्या करता है, सबसे पहले घटनाओं का चुनाव कर लेता है, क्योंकि उसने थिएटर में नाटक दिखाना है, मंच पे नाटक दिखाना है, 2-2.5 घंटे में समाप्त करना है उस नाटक को। इसीलिए वो स्क्रीन प्ले है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो स्क्रीन प्ले लिखा गया, वो नाटकों के, वो धारावाहिकों के लिए लिखा गया, सीरियल्स पे लिखा गया, धारावाहिक हिंदी में। और फिल्मों के लिए जो स्टोरी लिखी गई वो अलग बात हो गई, क्योंकि उसमें आप स्टोरी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो डेली सोप है उसमें स्टोरी उसी के हिसाब से चल सकती है, लोगों के हिसाब से, पब्लिक डिमांड के हिसाब से लिखी जाती है आजकल। अगर पब्लिक कहती है कि उसे क्यों मारा, वो तो अच्छा पात्र था, तो दोबारा उसे जीवित कर लाते हैं। और वो पात्र अच्छा नहीं लग रहा होता है तो उसको किसी ना किसी एक्सटेंड करवा देंगे उसका, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है लोगों की डिमांड के अनुसार। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक क्योंकि 2-2.5 घंटे में उन्होंने मंच पर उसको प्रदर्शित करना है, वहां पर दिखाना है, उसका मंचन करना है, तो नाटक में वो क्या चीज करेंगे, पहले घटनाओं का चुनाव कर लेगा नाटककार। घटनाएं कौन कौन सी उसने नाटक के अंदर रखनी है, कौन कौन सी घटनाएं उसने नाटक के अंदर दिखानी है, उनका चुनाव कर लेगा और उसके बाद फिर उन्हें क्रम से रखेगा। मैंने कहा था ना अभी कि नाटककार जो होता है एक अच्छा क्या होता है, संपादक होता है, एक एडिटर भी है साथ में। हो उसको कैसे पहले चुनाव करना है घटनाओं का, सही घटनाएं चुन लेगा, उसके बाद उन्हें क्रम से रख देगा, सीरियल वाइज उन्हें लगा देगा, हो गया नाटक। और उसके बाद फिर ब्रैकेट में जो भी निर्देश देने हैं बनाने वालों को, निर्देशकों को, नाटक के निर्देशक होंगे। बहुत सारे हिंदी में नाटक ऐसे हैं ना जो फिल्माए गए, मतलब उसको उन पे फिल्म बनी। लेकिन बहुत से ऐसे नाटक, अच्छे नाटक ऐसे हैं जो थिएटर पर दिखाए गए, पहले लिखा गया, लिखा। ऐसे नाटककारों में एक नाम नोट कर लीजिए, सबसे प्रमुख नाटककारों में हिंदी के मोहन राकेश, ठीक है। इनका एक नाटक था आधे अधूरे, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे। इसको बहुत बार इसका मंचन हुआ है। वैसे तो बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जिनका मंचन होता रहा है, इसका मंचन हुआ है। अगर हम बात करें सिर्फ नैनीताल की बात करें, जहाँ पर युगमंच, मंच, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रयोगांक, ऐसे ऐसे वहाँ पर थिएटर हैं, बड़े अच्छे अच्छे थिएटर हैं नैनीताल में। ओपन थिएटर भी हैं, मतलब लोग ऐसे पार्क के किनारे जमा होकर देखते हैं और बीच में नाटक हो रहा होता है पार्क में, ऐसे ओपन थिएटर भी हैं। तो अच्छे कुछ कलाकारों के नाम बता देता हूँ। युगमंच से आपने निर्मल पांडे का नाम सुना होगा। निर्मल पांडे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन निर्मल पांडे जो हैं यंग एज में ही, मतलब वो चले गए थे फिल्मों में। और बैंडिट क्वीन एक फिल्म आई थी फूलन देवी पे, फूलन देवी जो डकैत थी ना, बैंडिट क्वीन, उसको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड मिले उसे। उसमें हीरो थे वो, उसमें मेन रोल था उनका, विक्रम मल्लाह बने थे उसमें, ठीक है। और निर्मल पांडे की और भी फिल्में बहुत सारी हैं, आर्ट मूवीज हैं बहुत सारी, अच्छी अच्छी आर्ट मूवीज हैं। तो नैनीताल से, नैनीताल के युगमंच से वो आए। उसके अलावा ललित तिवारी जी जो हैं, उनकी तो अभी भी हाल में आती रहती हैं, अभी भी बहुत सारी फिल्मों में रोल करते हैं, अच्छे अभिनेता के रूप में। नैनीताल के थिएटर से आए वो भी। हेमंत पांडे को तो जानते होगे, कॉमेडी वाले, ऑफिस में पांडे जी भी बने थे। ऑफिस आता था ना, पिथौरागढ़ के हैं वो। तो वो हेमंत पांडे जी जो हैं वो भी थिएटर से आए, पहले थिएटर किए, नाटक किए, उसके बाद धीरे धीरे आगे चले गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उत्तराखंड से ही, और पूरे उसमें देखो तो बहुत है। अनुपम खेर हैं, वो भी थिएटर से। असल में जब आप 12th कर लेते हो और नाटकों का जिसको शौक होता है ना, तो बाद में एक राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी है दिल्ली में, उसमें अगर जो एडमिशन ले लेता है नाटक, जिसको नाटकों का शौक है, और राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी, ठीक है, NST बोलते हैं उसको, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें एडमिशन अगर उसे मिल जाए तो समझो फिर वो इसमें ही जाएगा नाटकों के क्षेत्र में, और इसमें बिल्कुल पक्का हो जाता है वो आगे चल के, ठीक है। अनुपम खेर, ओमपुरी, बहुत सारे ऐसे कलाकार, ये सब थिएटर से आए। और एक वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल चल रहे हैं, इनके उसमें आप देखना, इनकी कलाकारी में बातें अलग होती हैं। एक सिंपली ये एक हीरो की तरह वैसे नहीं होते, लेकिन इनकी फिल्में इतनी चलती हैं। राजकुमार राव, न्यूटन वाले, तो ये लोग जो है ना, ये थिएटर से आए होते हैं।
और थिएटर के लिए क्या कर रहा होता है इनमें पहले? नाटक। नाटकों में अभिनय करके आगे बढ़ के आए होते हैं। तो एक अच्छा नाटक अगर कोई लिख दे, एक अच्छा नाटककार है वो एक कवि, एक अच्छा नाटककार भी हो सकता है, क्योंकि कविता के सबसे नजदीक कौन सी शैली है? नाटक है, नाटक की विधा है। और ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह से आएगा कि नाटक के लिए एक नाटक का व्याकरण क्या है, एक नाटक के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो हमेशा अगर ये 4 चीजें कम से कम आपने लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भाषा शैली ये तो है ही, भाषा शैली तो कहानी में भी होगी, कविता में भी होगी, सब में होगा। आप किस शैली में लिख रहे हैं सब में होगा। लेकिन इसमें समय का बंधन, शब्द, कथ्य और संवाद ये बहुत जरूरी है। और संवाद कई बार ऐसा होता है ना, बिना कुछ कहे भी कहानी में अगर मौन होगा, कहानी में तो आप पढ़ोगे ना कहानी को, कहानी में कहीं पर चुप्पी होगी, मौन होगा, तो क्या कैसे दिखाएगा वो, कैसे समझोगे आप उसे? नहीं समझ पाओगे ना। मौन है कहानी में तो फिर कहानी में क्या शब्द ही नहीं दिख रहे, क्या पढ़ोगे? लेकिन नाटक में मौन का मतलब भी बहुत कुछ होता है। नाटक में मौन का मतलब भी बहुत कुछ होता है। आप देखना कई बार नाटकों में बहुत देर तक लोग चुप्पी छाई रहती है, फिल्मों में भी या धारावाहिकों में भी देख सकते हो। चुप होते लोग, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। कमरे में 3 लोग बैठे हैं, तीनों चुप हैं, फिर कोई बोलता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है, मतलब एक बात कह रहा हूं, जैसे चुपचाप बैठे हैं लोग, मौन है बिल्कुल, तो मौन में भी एक कुछ बात हुई होती है, कोई उससे पहले कोई घटना हुई होती है या उसके बाद कोई घटना होने वाली होती है। तभी कहते हैं कि उस मौन के बाद भी एक ऐसी शांति है कि मतलब कोई तूफान आने वाला है। ठीक है, कई बार बहुत कुछ हो जाता है मौन में। तो नाटकों में मौन का भी महत्व है। ठीक है ना, तो ये आप ये 4 चीजें याद रखिएगा। और नाटकों के बारे में लिखने को आता है, ये डायलॉग भी आप लिख सकते हैं हेमलेट का, जैसे टू बी और नॉट टू बी। इससे हमें ये पता लगता है कि छोटे से संवाद के द्वारा बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये कथ्य का मतलब समझ में आ गया ना, जो कहा जाए वही कथ्य है। और नाटक में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और पारसी थिएटरों से धीरे धीरे नाटक आए, पारसी शैली से आए, और एक भारतीय शैली भी रही, एक जो क्लासिकल शैली थी, जो क्लासिकल नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम लिया मैंने, कालिदास, उसको भी लोगों ने फॉलो किया। और ज्यादातर आप देख रहे होंगे लोगों ने रामायण को भी फॉलो किया। रामायण में भी तो देखा जाए एक हीरो, एक विलेन, ठीक है, एक हीरोइन, ये सब है ना उसमें भी। तो उसमें भी सब कुछ होता है, वो पूरा ड्रामा, किडनैप होती है उसमें, वो सब कुछ होता है। और धीरे धीरे यही तो फिल्मों में आया। महाभारत से कई लोगों ने उस महाकाव्य से आगे लिया, तो रामायण महाभारत की चीजों को भी लोगों ने फॉलो किया बाद में नाटककारों ने। ऐसा हुआ ना। तो इन बातों को लेकर आज का जो हम चैप्टर है नाटक लिखने का व्याकरण, ये समाप्त करते हैं। और अगले उसमें हम पढ़ेंगे कैसे लिखें कहानी। ठीक है।